हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबॉर्शंस। सो एबॉर्शन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओबीसी सब्जेक्ट का, ओके। एंड हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो आज आप देखो, हम एबॉर्शन वाले टॉपिक में कौन कौन से कंटेंट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशंस देखेंगे और एबॉर्शन का जो क्लासिफिकेशंस है उनको देखेंगे। एंड उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और कौन कौन से हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ओके। एंड तो सबसे पहले हम देखते हैं एबॉर्शन शब्द का मतलब क्या होता है, ओके। एंड आपने देखा होगा कि ये हमारे ओबीजी सब्जेक्ट है मिडवाइफरी का, वो चैप्टर नंबर 14 ओके। एंड मीनाक्षी में ऐसी बुक है वो, और ये आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रॉपर हिंदी में है, जो कि मैंने आप सभी के लिए प्रिपेयर किया है। एंड देखते हैं। तो देखो डेफिनेशन में क्या दिया है। एबॉर्शन का हिंदी जो होता है ना, वो होता है गर्भपात। अगर आप चाहो प्रॉपरली हिंदी तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज जो ओबीसी है ना, और जो उसमें कुछ मेडिकल टर्म है, तो उन्हें हिंदी में पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ओके। सो देखते हैं डेफिनेशन में दिया है। देखो, एबॉर्शन यानी एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन, बच्चे का अपने आप बाहर आ जाना, एक्सपल हो जाना या स्पॉन्टेनियसली एक्सट्रैक्ट करना, जानबूझकर डेलिब्रेटेड प्रेगनेंसी को एंड करना, ओके। तो एबॉर्शन का मतलब ही यही होता है, एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन, मतलब कि बच्चे का अपने आप बाहर आ जाना या जानबूझ के उस बच्चे को क्या करना, अबॉर्ट करवाना। तो एबॉर्शन का ये डेफिनेशन, ओके। और नीचे हम बिल्कुल इजी तरीके से देखेंगे। ये ऊपर आपका मेनली ओनली डेफिनेशन था, एंड नीचे उसका आप मतलब समझ लो कि ये क्यों और कैसे होता है, ओके। कौन कौन से किस किस कारणों से एबॉर्शंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे देखो दिया है एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन, चाहे वो फीटस हो या एम्ब्रॉय, ओके। तो आपको पता है कि फीटस कब बनता है एंड एम्ब्रॉय कब बनता है, तो वो आपको पता होगा। एंड आगे देखते हैं, जो कि क्या होता है, यूट्राइन कैविटी से बाहर आ रहा है, ओके। और जो एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना, जो फीटस हो या फिर एम्ब्रॉय हो, मतलब कि फर्टिलाइज्ड हो गया है, वो एम्ब्रॉय बन गया है, फिर फीटस बन गया है, तो वो यूट्राइन कैविटी से बाहर आ रहा है। और एक तरीके से जो प्रेगनेंसी है ना, वो टर्मिनेट हो रही है, मतलब कि जो प्रेगनेंसी है वो रुक जा रही है, और क्या हो रहा है, वो बेबी बाहर आ रहा है, एक्सपल आउट हो रहा है। तो एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन 20 वीक से पहले होना चाहिए। सो आपका जो एबॉर्शन है ना, उसका भी एक मेनली टाइम दिया गया है कि किस टाइम पे एबॉर्शन करवाना चाहिए, ओके। तो जो आपको टाइम पीरियड दी गई है ना, वो 20 वीक दी गई है। 20 वीक के अंदर अंदर क्या करना है, आपको एबॉर्शन करवाना चाहिए, ओके। एंड नीचे देखो दिया है, अगर आप 20 वीक आफ्टर एबॉर्शन के लिए डॉक्टर नहीं प्रेफर करता एंड 20 वीक से पहले क्या करता है, बोलता है कि आप एबॉर्शन करवा लो, ओके। एंड करवा लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क होता है, और मदर को भी रिस्क काफ़ी सारे होते हैं। एंड देखो दिया है इसमें, फीटस का जो वेट है ना, वो 500 ग्राम से कम होना चाहिए। सो एबॉर्शन तभी हो अगर फीटस का जो वेट है 500 ग्राम से कम है, या फिर 500 ग्राम है, तभी एबॉर्शन हो जाना चाहिए, तो सही रहता है, ओके। एंड देखो, अगर वो 500 ग्राम से कम भी है ना, तो अगर एबॉर्शन नहीं होता है तो उसे लाइफ में, इंट्रायूट्राइन लाइफ में लाना और उसे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो उस चीज़ को रखने से फ़ायदा क्या, जिस चीज़ का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, तो उससे क्या करें, एबॉर्ट करवा दो, ओके। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया, अकॉर्डिंग टू WHO क्या करवाना चाहिए, इसको एबॉर्ट करवा देना चाहिए, क्योंकि वो जो फीटस है ना, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता, ओके। एंड हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। और फ्रेंड्स, ये जो एबॉर्शन वाला नोट्स है ये काफ़ी लेंदी है, सो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कंटिन्यू करेंगे। एंड फर्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, हमने डेफिनेशन देख लिया, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, ओके। क्लासिफिकेशन में देखो दिया गया है, जो क्लासिफिकेशन है ये एबॉर्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड, ओके। स्पॉन्टेनियस भी 2 टाइप्स के होते हैं और इंड्यूस्ड भी 2 टाइप्स के होते हैं। जो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बार बार, ओके, और इंड्यूस का मतलब होता है, नीचे देखो आइसोलेटेड और रिकरेंट दिया है, और
स्पॉन्टेनियस का यहाँ पे मीनिंग होगा और मतलब कि अपने आप हो जाना, और इंड्यूस का मतलब होता है जानबूझ के कराना। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो। एंड यहाँ पे देखो नीचे दिया है आइसोलेटेड और रिकरेंट। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक बार और रिकरेंट का मतलब होता है एक बार। और इंड्यूस जो है ना वो 2 टाइप्स में डिवाइड है, इलीगल और लीगल। इन सारी चीज़ों को आगे हम क्या करेंगे, मतलब कि पूरे मेन पॉइंट्स हैं जो उनको थोड़ा लॉन्ग करके हम स्टडी करेंगे ताकि समझ में आ जाए। और जो आइसोलेटेड है एंड रिकरेंट ना वो टोटल आपके 6 होते हैं। अब देखो मिस्ड एबॉर्शन होता है, थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है एंड कंप्लीट एबॉर्शन होता है, इनविटेबल एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एंड सेप्टिक एबॉर्शन होता है। ओके, तो फाइनली हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है एंड इसके बारे में भी हम टोटल क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 2 से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो देखते हैं आगे। अब देखो हमने देखा था कि कंटिन्यू स्टडी करेंगे एंड मेनली हमारा जो है वो आता है एटियोलॉजी। कौन कौन से एटियोलॉजी होते हैं जिसके कारण, मतलब ये फॉर एग्जांपल्स एटियोलॉजी कॉजेज हो सकते हैं जिसके कारण एबॉर्शंस होते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट जो कॉजेज है ना वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें है ना जेनेटिक्स होती है, अगर किसी फैमिली मेम्बर में किसी को है तो वो नेक्स्ट अगर वो दूसरी पीढ़ी आती है तो उसमें वो चीज़ें पाई जाती है। सो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके, सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्या होते हैं आप देखो, ट्राइसोमिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं 2 की जगह पे 3 आ जाते हैं, और मोनोसोमी क्या होते हैं ये ट्रांसलेशंस रिलेशंस बेबी को क्या करते हैं, रिलेटेड कॉज करते होंगे। अब देखो हमारा सेकंड है वो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। सो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आपको पता है कि कौन से होते हैं, हार्मोन से रिलेटेड वो सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट है प्रोजेस्टेरोन है। सो कि ये एक क्या है, हार्मोन है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेन रोल क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो पूरी प्रेगनेंसी को क्या करता है, पूरे जितने महीने की 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है ना तो उतनी दिन तक वो पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ओके, एंड देखो हमारा सेकंड है वो है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। सो आपने ल्यूटियल का नाम सुना होगा। जो ल्यूटियल फेज होता है ना वो मेंसेस जब होते हैं ना तो उस टाइम पे एक बहुत ही मेन रोल निभाता है। ओके, एंड थर्ड है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। ओके, एंड हाइपरथायरॉयडिज्म ये भी क्या है, थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है जो कि जेनेटिक्स होते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और जेनेटिक्स भी होते हैं। एंड फिफ्थ है हाशिमोटो डिजीज। ओके, अब देखो थर्ड जो पॉइंट है ना वो है एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज। सो आपको पता होगा कि एबनॉर्मलिटीज एनाटॉमिकल्स जो एबनॉर्मलिटीज़ है ना वो क्या होती हैं। ओके, तो देखो बॉडी से रिलेटेड कुछ भी अगर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल्स डिसऑर्डर्स। ओके, या फिर एबनॉर्मलिटीज़ आप बोल सकते हो। तो नीचे दिया है ना यूट्रस में, मतलब कि ये एबनॉर्मलिटी है वो कहाँ है, यूट्रस में। तो यूट्रस में फर्स्ट देखो सेप्टम दिया है। सेप्टम का मतलब होता है कि जो यूट्रस है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एंड सेकंड पॉइंट से फेब्रॉइड। फेब्रॉइड का मतलब होता है कि कहीं भी गांठ का सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाना, दिस इज फेब्रॉइड। ओके, एंड थर्ड है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि जो यूट्रस की लेयर है उनमें क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। सो एंडोमेट्रियोसिस। ओके, पीआईडी देखो होता है, पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। सो पेल्विक जो एरिया है ना वहाँ पे किसी प्रकार का इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाना, मतलब कि वहाँ पे उस जगह पे इन्फ्लामेशन हो जाना। ओके, एंड फिफ्थ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, एक फर्टिलाइज्ड एग और वॉर्म्स होते हैं ना तो उनका जो फर्टिलाइज्ड यूट्रस में ना होके यूट्रस के आउटसाइड कहीं भी हो जाता है, तो दिस इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, तो ये सारे आपके कॉजेज है जो क्या कर रहे हैं, एबॉर्शन को कॉज कर रहे हैं कि एबॉर्शन हो। ओके, एंड फिफ्थ नंबर देखो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अगर इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है सो उस कंडीशंस में भी एबॉर्शंस होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो बी नंबर देखो है सर्वाइकल। सर्वाइकल्स में भी वही चीज़ आएंगे, फेब्रॉइड आएगा जो कि सर्वाइकल है, वहाँ पे भी सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है तो एबॉर्शंस होने के काफ़ी सारे चांसेस हो सकते हैं। बेबी मतलब कि जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती होगी। एंड सर्वाइकल है इनकम्पिटेंस, मतलब कि सर्वाइकल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं है। ओके, और इन्फेक्शन में देखो, इन्फेक्शन में हमारा आएगा टॉर्च इन्फेक्शन। सो देखते हैं।
देखो टॉर्च इन्फेक्शंस में क्या है ना, टी से ये एक इन्फेक्शन है जो कि अक्सर इसके कारण होते हैं। तो टी है टॉक्सोप्लाज्मियोसिस, ओके, एंड ओ है अदर्स, एंड आर है रूबेला, सी है साइटोमेगालो वायरस है, और एच है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, ओके। सो फाइनली आपको समझ में आया हो फ्रेंड्स, एंड आगे हम देखते हैं मैटरनल इलनेस। देखो ये भी एक प्रकार की क्या है कॉजेज़ है कि जो क्या करते हैं, जो एबॉर्शन है ना उनको कॉज करते हैं। तो फर्स्ट है हार्ट डिजीज़, सेकंड है लीवर डिजीज़। हार्ट डिजीज़ में आप क्या देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन देख सकते हो। लीवर डिजीज़ में अगर किसी प्रकार के लीवर सिरोसिस है, मतलब कि लीवर में इन्फेक्शन है, वो भी एक कंडीशन है। हाइपरटेंशन है अगर बीपी आपका हाई है। नेफ्राइटिस है, जो किडनी की नेफ्रॉन्स होती हैं उनमें इन्फ्लामेशंस हो, ओके। एंड फिफ्थ है डायबिटीज़ मेलाइटस, इट मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या हो, प्रेग्नेंट वुमेन को शुगर वाली कंडीशन हो। एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, किसी प्रकार का उस पेशेंट को क्या हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो। और सेवन्थ नंबर है एनीमिया, जो जिसमें क्या होता है HB का लेवल कम होता है। एंड RH-ABO इनकम्प्लेबिलिटी। एंड नाइन्थ है माल न्यूट्रिशन, अगर मदर माल न्यूट्रिशन हो गया। सो हमने बहुत सारे कॉजेज़ देख लिए, इतने सारे कॉजेज़ होते हैं जो कि क्या करते हैं, एबॉर्शन को इंक्रीज़ करते हैं, ओके। और एबॉर्शन की कॉजेज़ इतने सारे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी इसके क्लासिफिकेशंस थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में करके डिस्क्राइब करेंगे। सो अभी के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।